हम बायो एनर्जेटिक के लेक्चर कर रहे थे, क्रेब्स साइकिल तक हमने कर लिया था। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे पास, ठीक है, ETC हमारे पास। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में आपसे एमसीक्यूज किस तरह आ सकते हैं कि इसमें हमारे पास FADH2 इनकी हमारे पास इनसे हमारे पास ATP बनते हैं ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और NADH से हमारे पास ATP बनते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स से फिर ये हाइड्रोजन आयन गुजरते हैं जिसकी वजह से हमारे पास ATP बनते हैं। आपसे पूछ सकते हैं FADH के लिए हमारे पास कौन से कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं। इसके लिए कॉम्प्लेक्स 2 यूज होते हैं हमारे पास, इसके लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 यूज होता है, इसके लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 यूज होता है, ठीक है। अच्छा, NADH2 के लिए आपसे पूछ सकते हैं इसके लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज होता है। इसके लिए हमारे पास 1 यूज होता है, इसके लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 यूज होता है, इसके लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 यूज होता है। अच्छा, अब आपसे कब पूछ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स 1 हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स 2 हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स 4 हमारे पास क्या है। कॉम्प्लेक्स 1 को हम NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, दैट्स वाई NADH के लिए यूज होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 को हम FAD डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, दैट्स वाई FAD के लिए सिर्फ यूज होता है हमारे पास, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 को हम साइटोक्रोम रिडक्टेज कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स 4 को हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ हमारे पास बाउंड होते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे कौन होता है। सो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर का आपसे पूछ सकते हैं कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से होते हैं जो, तो कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम C जो है ना, ये हमारे पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, साइटोक्रोम C और कोएंजाइम Q हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये दोनों हमारे पास बोथ आर हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, ठीक है, बोथ आर हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सही। तो अच्छा, आपसे पूछ सकते हैं कि 1 ग्लूकोज से हमारे पास यूकैरियोट में कितने ATP आते हैं। यूकैरियोट में नेट हमारे पास 36 आते हैं, और अगर प्रोकैरियोट का पूछ ले वहां पे हमारे पास नेट 38 ATP आते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में था। अच्छा, हम ये ATP वगैरह गिन ले। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ा था ना, ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH बन रहे थे, 2 NADH, और हमारे पास 2 ATP नेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस की मैं बात कर रहा। फिर लिंक रिएक्शन में हमारे पास 2 NADH2 बन रहे थे सिर्फ। फिर क्रेब्स साइकिल में हमारे पास एक ग्लूकोज से 6 NADH2 बन रहे हैं, ठीक है, और 2 FADH2 हमारे पास बन रहे थे, और 2 ATP हमारे पास बन रहा था, ठीक है। सो आपसे ये पूछ सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस का सिर्फ NADH पूछ ले या ATP पूछ ले, लिंक रिएक्शन का आपसे NADH पूछ ले, क्रेब्स साइकिल में सिर्फ NADH पूछ ले, क्रेब्स साइकिल में सिर्फ FADH पूछ ले, क्रेब्स साइकिल में आपसे सिर्फ ATP आपसे पूछ ले, ठीक है। अच्छा, इन NADPH में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जब इनकी होती है तो हमारे पास आपसे पूछ सकते हैं ना कि सिर्फ अगर मैं NADH दे दूं सारे, इनकी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो तो इनसे मेरे पास कितने ATP पैदा होंगे। अच्छा, देख लो ना, 2 ग्लूकोज वाले थे, वो तो एक ग्लूकोज वाला जो NADPH होता है वो तो ग्लाइकोलाइसिस वाला, वो 2 ATP देते तो 2 हैं, वो मेरे पास 4 ATP देंगे। अच्छा, बाकी रह गए हमारे पास 8, 2 हो गए ना, 2 ये और 6 8, 6 2 8, ये 8 हो गए ना, 8 3 24, ठीक है। नो 8 3 24, 24 ATP ये देंगे, और 2 अगर सिर्फ NADH का पूछ लेना तो 24 जमा 4 28 ATP बाय ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हमारे पास आएंगे अगर हम NADH की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कर ले। और अगर वो टोटल पूछ ले तो साथ में फिर FADH2 भी तो होते हैं 2, वो भी 4 ATP देते हैं, तो 28 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 28 4 हमारे पास
32 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टोटल ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पूछ ले हमारे पास वो 32 एटीपी देते हैं। ठीक है, यानी नेट में ले रहा हूँ। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस और एनएडीएच तो हमें वैसे तो एनएडीएच 3 देते हैं, लेकिन वो तो हम नेट ले रहे हैं, तो दैट्स वाई वो जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो वहाँ पे तो वो फिर एज एफएडीएच जाते हैं। ठीक है, एनएडीएच तो नहीं जा सकता, उसके यानी उसको पास नहीं कर सकता हमारे पास। ठीक है, सो अगर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पूछ ले ओवरऑल तो वो हमारे पास 32 एटीपी देगा। ठीक है, और अगर वो हमारे पास टोटल पूछ ले तो वैसे फिर हम 34 गिनेंगे, क्योंकि अगर एनएडीएच का तो एक एटीपी हमने कम किया हुआ है। ठीक है, अच्छा हमारे पास एमसीक्यूज आया था कि साइटोक्रोम जो है होते हैं वो जब रिड्यूस हों, साइटोक्रोम व्हेन बिकम रिड्यूस, तो इनका कलर क्या होता है, दे बिकम पिंक इन कलर हमारे पास। ठीक है, वो पिंक हमारे पास बन जाते हैं। अच्छा, ये कीमोस्मोसिस जो थ्योरी थी ये हमारे पास एटीपी प्रोडक्शन की हमारे पास पीटर मिचेल ने दी थी हमारे पास। ठीक है, पीटर मिचेल, और हमारे पास और इसने हमारे पास नोबेल प्राइज भी लिया था इसी बुनियाद पर हमारे पास 1978 में नोबेल प्राइज भी इसको मिला था। ठीक है, क्योंकि इसने ये थ्योरी हमारे पास पेश की थी। अच्छा, अब अगर फैटी एसिड की हमारे पास आप लोगों को दे दे कि फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हो, है ना, अब हमने ग्लूकोज में पढ़ा है ना, ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है पिगाल में, ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, पिगाल से वो हमारे पास जाता है पायरोवेट से वो हमारे पास जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल से फिर वो क्रेब्स साइकिल में जाता है। ठीक है, इसी तरह ये एसिटाइल में और एसिटाइल से ये फिर क्रेब्स साइकिल। अब तुम्हें फैटी एसिड दे दे 3 कार्बन वाला, तो 3 कार्बन वाला देगा ना, तो 3 कार्बन वाला कह दे कि कितने एटीपी पैदा करे, तो 3 कार्बन वाला पायरोवेट है ना, तो ये पायरोवेट से आप उसकी एटीपी गिन लोगे। वो तुम्हें 2 कार्बन वाला दे दे एसिटाइल में डाल दो, 10 कार्बन वाला दे दे ना, तो उसके दो टुकड़े कर लो 5 और हर एक एसिटाइल में डाल दीजिए। ये जितना एटीपी एक एसिटाइल कोएंजाइम में देता हमने पिछले लेक्चर में पढ़े, एक एसिटाइल कोएंजाइम कितने एटीपी दे रहा था हमारे पास 12, पायरोवेट कितने दे रहा था 15 हमारे पास दे रहा था। ठीक है, अब वो अगर तुम्हें सिर्फ कहते कि इन क्रेब्स साइकिल 10 कार्बन फैटी एसिड कितने एटीपी देगा, तो 12 10 120 एटीपी मेरे पास देगा। ठीक है, अच्छा एक हमारे पास एक और प्रोसेस यूज होता है बीटा ऑक्सीडेशन, जिसे हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। एक तुम्हें 16 कार्बन दे देना, मैं 16 कार्बन, आप कोई भी ले सकते हो, बट ये फार्मूला यही अप्लाई करना है। 16 कार्बन है ना, अगर इसको मैं तोड़ूं तो मेरे पास दो कार्बन में तोड़ता हूँ, क्योंकि मैंने एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना है, तो 8 हिस्सों में टूट जाएगा ना। ये 16 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैं लेट सपोज इसको 2 ले लूं। ठीक है, ये 16 कार्बन हो गए। अब इसको मैं तोड़ूंगा 1 2 3 4 5 6 7 दफा तोड़ा, तो ये मेरे पास 8 हिस्से आ गए 2 कार्बन वाले। ठीक है, तो 8 हिस्से आ गए, और कितनी दफा बीटा ऑक्सीडेशन हुई इनकी, 7 दफा बीटा ऑक्सीडेशन हुई। अब देखो ना, एक एसिटाइल कोएंजाइम में मेरे पास 12 एटीपी देता है, 12 और 8 कितने देंगे फिर 12 8 8 2 16 8 1 8 96 एटीपी देंगे। ठीक है, और जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है ना, 7 दफा बीटा ऑक्सीडेशन हुई है, हर बीटा ऑक्सीडेशन में एक NADH बनता है और एक FADH बनता है। अब NADH 7 है तो 21 एटीपी ये देंगे, FADH 7 है तो 14 एटीपी ये देंगे। टोटल ये कितने हो गए, 4 1 5 2 1 3 35, 96 जमा 35 5 6 11 9 10 और 3 13 131 हो गया। ठीक है, और इस प्रोसेस में हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन में 2 एटीपी यूज भी होते हैं, तो ओवरऑल मेरे पास 129 एटीपी हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह भी तुम्हें दे सकते हैं कि सिर्फ आप एसिटाइल कोएंजाइम के एटीपी ढूंढ लो, और अगर बीटा ऑक्सीडेशन ना दिया हो या आपको 129 131 इस तरह ऑप्शन भी ना दियो, तो आप सिर्फ डायरेक्ट एक एसिटाइल कोएंजाइम जितने एटीपी देते हैं उसको मल्टीप्लाई कर लो सीधा। और अगर उसने ऑप्शन इस तरह बड़े बड़े दिए हो ना, तो आप फिर बीटा ऑक्सीडेशन से कर सकते हो। ठीक है, अब वो 18 कार्बन वाला दे दे, वो फिर 9 टुकड़ों में जाएगा। वो तुम्हें 40 कार्बन वाला दे दे, वो 20 टुकड़ों में मेरे पास जाएगा। ठीक है, सो आप लोगों ने फैटी एसिड को अगर दे दे तो उनको इस तरह सॉल्व करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास इनके जो बायोएनर्जेटिक के लेक्चर थे, ये चैप्टर भी हमारे पास फिर वाइंड अप होते हैं। ठीक है।